नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। टीएमसी द्वारा हंगामा करने के बाद राज्यसभा सदस्य स्वपन दास गुप्ता ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उनको बीजेपी ने बंगाल विधानसभा चुनाव में टिकट दिया है। वो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य थे और नियम के मुताबिक अगर वो पार्टी से जुड़ते हैं तो उनको राज्यसभा से अयोग्य करार दिया जाएगा। इसी को लेकर टीएमसी ने हंगामा किया था, जिसके बाद आखिरकार अब उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी है। पश्चिम बंगाल में सियासी पारा आसमान पर है। इस बीच एबीपी सी वोटर पोल की माने तो बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनती हुई दिख रही है। पोल के मुताबिक इस बार टीएमसी को 150 से 166 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 294 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी के 98 से 114 सदस्य जीत सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस वाम गठबंधन को 23 से 31 सीटें मिलने का अनुमान है। बता दें, पिछली बार टीएमसी ने 211, कांग्रेस नीत गठबंधन ने 76 सीटें तो बीजेपी ने केवल 3 सीटें जीती थी। एबीपी सी वोटर के मुताबिक तमिलनाडु में स्टालिन की डीएमके सरकार बन सकती है। पोल के मुताबिक यूपीए गठबंधन को 161 से 169 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि एनडीए को 53 से 61 सीटें मिल सकती हैं। तमिलनाडु में 234 सदस्यों वाली विधानसभा है। वहां 40% लोगों ने सीएम के लिए स्टालिन को अपना पसंद माना है, जबकि 29.7 लोगों का कहना है कि पलानीस्वामी वापस आ सकते हैं। इसके अलावा 140 सदस्यों वाली केरल विधानसभा में वाम दलों की सरकार बन रही है। पोल के मुताबिक एलडीएफ को इस बार 77 से 85 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस नीत यूपीए को 54 से 62 सीटें हासिल हो सकती हैं। एबीपी सी वोटर सर्वे के मुताबिक असम में कांटे की टक्कर है। हालांकि एनडीए को हल्की सी बढ़त हासिल होती हुई दिख रही है। सर्वे के मुताबिक 126 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 64 से 72 सीटें तो यूपीए को 52 से 60 सीटें मिल सकती हैं। बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारी 2 दिनों की हड़ताल पर हैं। आज उनकी हड़ताल का दूसरा दिन है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार लाभ का निजीकरण और नुकसान का राष्ट्रीयकरण कर रही है। सरकारी बैंक मोदी मित्रों को बेचना भारत की वित्तीय सुरक्षा से खिलवाड़ है। मैं हड़ताल कर रहे कर्मचारियों के साथ खड़ा हूं। किसान नेता दर्शन पाल ने किसानों के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद में उठाया है। संयुक्त किसान मोर्चा के डॉक्टर दर्शन पाल ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की कि वे भारत सरकार को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय किसान घोषणा पत्र का पालन करने को बाध्य करें। उन्होंने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी सरकार से घोषणा पत्र का सम्मान करने को कहें, कि सरकार कानून वापस ले और किसानों से बात करे और फिर किसान के हित में नीतियां बनाकर लागू करे। साथ ही ऐसी नीतियां बनाएं जो कि पर्यावरण के भी हित में हों। उन्होंने कहा यह कानून हमारे हित में नहीं है और ना ही हमारी आय दोगुनी करने जा रहा है। जिन कुछ राज्यों में पहले ऐसी नीति लागू की गई हैं, उन्होंने किसानों को गरीबी की चपेट में आते देखा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से गाजियाबाद की ओर के रास्ते को करीब 50 दिनों के बाद खोल दिया गया है। इसको 26 जनवरी पर ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद से दिल्ली पुलिस ने बंद कर रखा था। हालांकि गाजियाबाद से दिल्ली की ओर जाने वाला रास्ता अभी भी बंद है, क्योंकि इसको प्रदर्शनकारियों ने घेर रखा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार को लोकसभा में पेश किए गए एक विधेयक को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने है। पेश किए गए विधेयक में कहा गया है कि देश की राजधानी दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल है। ये विधेयक उपराज्यपाल की शक्तियों में अधिक बढ़ोतरी कर रहा है। इसके अनुसार उपराज्यपाल को वो शक्तियां मिलती हैं जो दिल्ली के विधानसभा से पारित कानूनों के मामले में भी लागू होती हैं। इस विधेयक के अनुसार मंत्रिपरिषद यानी दिल्ली कैबिनेट के फैसले यानी कोई कानून लागू करने से पहले उपराज्यपाल की राय लेना जरूरी होगा। लोकसभा में पेश किए गए दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2021 को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार चुनी हुई सरकार की शक्तियां कम करना चाह रही है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, दिल्ली की जनता द्वारा खारिज होने के बाद बीजेपी आज लोकसभा में एक विधेयक के जरिए चुनी हुई सरकार की शक्तियां कम करना चाह रही है। केजरीवाल ने कहा, यह विधेयक संवैधानिक पीठ के फैसले के विपरीत है और हम इस असंवैधानिक और लोकतांत्रिक विरोधी कदम की निंदा करते हैं। दिल्ली कांग्रेस ने भी कहा है कि अगर ये विधेयक लोकसभा में पारित हो जाता है तो ये लोकतंत्र की हत्या का दिन होगा और दिल्ली के लोगों के लिए एक काला दिन होगा। कांग्रेस नेता अनिल भारद्वाज ने कहा, ये विधेयक दिल्ली सरकार की शक्तियों को ही कम नहीं करता है, बल्कि दिल्ली की जनता की ताकत पर सीधा हमला है, जिन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को चुना है।
कांग्रेस ने कहा इस विधेयक के पास हो जाने के बाद केंद्र सरकार दिल्ली को बैक सीट से चलाएगी, क्योंकि हर फैसले में उपराज्यपाल की राय लेनी होगी। बड़ी संख्या में टीएमसी से बीजेपी में आए नेताओं को टिकट दिए जाने से बीजेपी के समर्थकों में काफी गुस्सा है और इसका असर सोमवार को बीजेपी के कोलकाता ऑफिस के बाहर देखने को मिला, जहां बीजेपी के नाराज कार्यकर्ताओं ने चुनावी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और मुकुल रॉय, अर्जुन सिंह और शिव प्रकाश जैसे वरिष्ठ नेताओं के साथ धक्का मुक्की भी हुई। सेना भर्ती घोटाले में सीबीआई ने मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल सहित 17 अफसरों के नाम सामने आए हैं। इनके अलावा 6 अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। इन 23 लोगों के नाम तब आए हैं जब सीबीआई ने सोमवार को 13 शहरों में 30 जगहों पर छापे मारे। आरोप है कि सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से भर्ती में घूस और अनियमितता का मामला चल रहा था और इस मामले में ये कार्रवाई की गई है। सीबीआई ने कहा कि आरोपियों में जिनके नाम हैं उनमें 5 लेफ्टिनेंट कर्नल, 1 मेजर, 1 लेफ्टिनेंट स्तर के अधिकारी शामिल हैं। कोरोना के खिलाफ दुनिया भर में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान को बड़ा झटका लगा है। एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन पर अब यूरोपीय यूनियन के बड़े देशों जर्मनी, इटली और फ्रांस ने भी तात्कालिक रोक लगा दी है। यूरोप में कई देशों ने पहले ही इस वैक्सीन पर रोक लगा रखी है। इन देशों को आशंका है कि इस वैक्सीन से ब्लड क्लॉटिंग यानी खून जमने की दिक्कत आ रही है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी यानी UMA तक बार बार एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को सुरक्षित बता चुका है। भारत में एक दिन में 24,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 131 लोगों की जान गई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,14,09,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,58,856 के पार हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,23,000 से अधिक हैं। देश में अभी तक 3,29,47,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन भी लगाई जा चुकी है। केंद्र सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आ गई है। केंद्र सरकार ने इस मामले में चिट्ठी लिखकर राज्य सरकार को आगाह किया है। इसने कहा है कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने की रणनीति पर ध्यान केंद्रित करे। केंद्र की चिट्ठी उसकी टीम द्वारा राज्य में कोरोना के हालात का जायजा लिए जाने और उसकी रिपोर्ट के आधार पर भेजी गई है। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अब गुजरात सरकार ने 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। सरकार ने अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। कर्फ्यू 17 मार्च से 31 मार्च तक लागू रहेगा। वहीं 16 मार्च तक कर्फ्यू का समय 12 बजे से सुबह 6 बजे तक था। श्रीलंका में बुर्के पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया जा रहा है। साथ ही 1000 से अधिक इस्लामिक स्कूलों को भी बंद किए जाने का फैसला किया गया है। इसको लेकर श्रीलंका के जन सुरक्षा मंत्री शरत वीरासेकारा ने कहा था कि उन्होंने इसे लेकर कैबिनेट आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया है और अब संसद की मंजूरी की जरूरत है। वहीं अब श्रीलंका के इस फैसले पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है। श्रीलंका में पाकिस्तान के उच्चायुक्त साद खट्टक ने कहा है कि श्रीलंका में नकाब पर प्रतिबंध से श्रीलंका के आम मुसलमानों और पूरी दुनिया के मुसलमानों की भावनाएं आहत होंगी। उन्होंने कहा कि आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहे श्रीलंका में सुरक्षा के नाम पर इस विभाजनकारी कदम से श्रीलंका में अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों को लेकर उठ रहे सवालों को और मजबूती मिलेगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।